पूजा प्रार्थना के पलों में आज न जाने क्यों मुझे सूर्योदय बहुत नया नया लग रहा है। भूटान में था, एक घटना हुई। मैं पेट्रोल लेके बाहर निकला था, लंबा टूर था। शाम को जब बादल हुए, हमें उम्मीद नहीं थी कि बारिश या तूफान आएगा, लेकिन वो आ गया। इतना जबरदस्त तूफान आया, तेज हवा, बारिश, बेहोश होने को थे हम। एक ही पॉइंट था कि हमें एक खंडहर मिल गया था जिसमें हमने गुड़ू मुड़ू होके लटपट होके क्षण ली और चिपक गए जमीन से बिल्कुल। उस रात हमने सूर्योदय का इंतजार किया था। कब निकलेगा सूरज, कब होगी सुबह। मुझे अभी तक पता है जैसे युग बीत रहे थे, लेकिन सूरज निकल के नहीं दे रहा था। आज जब सूर्योदय को देखता हूं, प्रणाम करने को मन करता है और लगता है जैसे कोई नया युग का आरंभ हो रहा है। उसके बाद ठंड बढ़ गई है और गरम गरम चाय का महत्व भी बढ़ गया है। जान से भी भारी लगती है गरम गरम चाय। अखबार खोला है, अच्छी खबर नहीं मिली है। JNK में फिर शहादत। वही बात है, छूक हटी, खतरा बढ़ा, जान गई। पहले भी यही था, आज भी वही क्रम जारी है। लेकिन सैनिक के लिए तो देश ही सर्वोपरि है, कोई विकल्प नहीं। आगे चलता हूं, वही संसद का बवाल। बेकार का बवाल काट रहे हैं लोग। संसद की सुरक्षा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। संसद हम सब लोगों का स्वर्ग है, पूरे देश का मंदिर है। उसकी सुरक्षा हम सबको करनी है, किसी एक को नहीं। और सच तो यह है, जब भी हमला हुआ है या होगा, उसमें हम में से ही कुछ न कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं। जिस दिन हम अपना दायित्व समझ लेंगे, हमला बंद हो जाएंगे। आगे काशी के बारे में जूझ है। काशी का उद्धार हो रहा है। काशी आध्यात्म की नगरी है, लेकिन हमारे मोदी जी ने शिल्पकारों के लिए अलग से सुविधाएं जुटाई हैं। कारण काशी के कालीन का उद्योग विश्व में 35% है। मोदी जी कहते हैं इसे 50% पर लाना है। अच्छी बात यह है, हमारे देश में शुरू से ही आध्यात्म और उद्योग साथ साथ चला है। हम बहुत संपन्न थे, हमारा उद्योग बहुत उच्च कोटि का था। बीच में गोता खा गए, अब ऊपर आ रहे हैं। एक और टॉपिक है जिसे देख के मैं बड़ा विचलित हो जाता हूं।
यूपीएससी का इम्तिहान और मुखर्जी नगर। एक बार मेरे मौका मिला मुखर्जी नगर जाने का, मैं भी चाहता था कि अपनी किताबें बेचूं वहां, और मैं जाके बड़ा हैरान था। पूरे देश के युवक और युवतियां यूपीएससी के लिए पागलों की तरह मुखर्जी नगर में भरे हुए हैं, रात दिन किताबें चाट रहे हैं, जैसे यूपीएससी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है जिंदगी में। फेल हो जाते हैं, 3-3 बार पढ़े रहते हैं, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, क्या फायदा है। आज तो देश में इतने एवेन्यूज खुले हुए हैं, इतने रास्ते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप फेल हो गए इम्तिहान में, सो व्हाट, जान देने का तो कोई सबब नहीं बनता। ये मेरी सिंसियर एडवाइस है कि इस बात को इतना बड़ा तूल ना दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर की पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी ढंग से की गई है। उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट के जज के पेज एंड पक्ष मिलेंगे। खुशखबरी है। अगर आपको याद हो तो मुझे अचानक शेषन की याद आ जाती है, जो कभी एक नामी गिरामी इलेक्शन कमिश्नर हुए, अपराइट, निष्पक्ष, बात का धनी। इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सारा प्रजातंत्र का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, अगर चुनाव ठीक नहीं होंगे, सारी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। ये सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि उनकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है और आगे उनका कार्यकाल भी बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं अयोध्या के ऊपर। 22 जनवरी को बहुत बड़ा एक प्रदर्शन, एक मेला, एक संगठन अयोध्या में होना है। श्री राम आ रहे हैं और श्री राम के बाद राम राज्य आएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है देश के लिए। बड़े 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 प्रयत्नों के बाद हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम अयोध्या में इकट्ठे हों और श्री राम का आने का स्वागत करें। उम्मीद है बहुत देश विदेश से पता नहीं कितने लोग इकट्ठे होंगे और उसकी तैयारियां भी शुरू हैं। एक और बात है, एक मुद्दा है, एक प्रश्न है जो मुझे भी बड़ा विचलित कर देता है। जातीय जनगणना, इसको सुनते ही मैं बौखला जाता हूं। पता नहीं क्यों हम बार बार बंटने की बात करते हैं। पहले बाहर वालों ने हमें बांटा, कमजोर किया, हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया। अब हम खुद बंटने की बात करते हैं। इसमें कोई तोड़ नहीं है। अगर जातीय कोई बात है, अगर कोई आदमी गरीब है, कोई आदमी अगर निम्न स्तर पर है, कोई आदमी अगर जरूरतमंद है, उसकी सहायता करने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन इसको जाति में बांट देना और जातियों का फिर भी बॉर्डर खड़ा करना और फिर भी सबको विभक्त करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। 68 की बात है, बेलगांव में हमें नई रेजिमेंट खड़ी करनी थी, मिक्स रेजिमेंट। सरकार का आदेश था कि मिक्स रेजिमेंट खड़ी की जाएंगे आर्टिलरी में। हमारे पास ट्रुप्स आए, जाट्स आए, अहीर आए, राजपूत आए, सिख आए, जो जो पलटनों में थे जहां प्योर रेजिमेंट्स थी उसमें से निकाल के उन्होंने हमारे पास ट्रुप्स भेजे और कहा कि आप मिक्स रेजिमेंट बनाइए। सजेशन आया हम लोगों का कि हम जो रेजिमेंट्स हमारे पास जो रेजिमेंट से जाट सिख और अहीर आए हैं ट्रुप्स, उनको हम तोड़ेंगे नहीं, उन्हीं के को लेके हम बैटरियां बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, सरकार का एम है मिक्स रेजिमेंट बनाना। हम मिक्स रेजिमेंट बनाएंगे, सबको तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। 1 घंटे रेजिमेंट में 13 आदमी होते हैं, 13 सैनिक। वो 13 तरह के होने चाहिए, एक तरह के नहीं, तब मिक्स होगा। बड़ा बवाल हुआ। कर्नल भेंडर कहते तू ही बना। फिर मैं ही बनाता हूं। 1 हफ्ता लगा के हमने ट्रुप्स और ग्रुप्स की वो बात निकाली, वो रेजिमेंट खड़ी की हमने 223 मैन रेजिमेंट, जिसने फिरोजपुर की लड़ाई में 71 में नाम कमाया और देश का गौरव बढ़ा किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम सब मिक्स हो जाएं, पूरा देश आपस में मिल के बैठे, अंतरजातीय राज्य शादियां हों और हम सब मिल के चलें, तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी शक्ति होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बंटना हमें बंद कर देना चाहिए। अब कुछ अपने बारे में। एक उमंग आई, एक विचार आया, एक समस्या आई और मन हुआ कि कलम उठा के कुछ लिखूं। समस्या, आज के समाज में लड़कियां, हमारी बेटियां एक इतनी बड़ी समस्या का शिकार होती हैं जिसका विकल्प आज भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। शादी होने के लिए दहेज चाहिए, पैसा चाहिए। आदमी का गुजारा कैसे होगा? पैसा चाहिए। इसी टॉपिक को लेके, इसी विचार को लेके एक उपन्यास की रचना हुई, अनमोल रतन। देखें, अनमोल रतन की रचना हुई जिसमें मैंने कोशिश की एक ऐसा किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर लिखने की जो समाज के लिए एक सबक बने, एक मिसाल बन के सामने आए। मैं इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूं। फिर भी लोग तो उंगली उठाने से न चूकेंगे। उठाने दो उंगली। मैंने आप इस उठती उंगली के मायने समझ लिए हैं। वह बेधड़क कहता ही जा रहा है, सामूहिक नहीं। अगर व्यक्तिगत रूप से देखें रजनी, तो यहां एक भी आदमी या एक भी औरत जिंदा रहने के काबिल नहीं।
वह फिर से मेरी आंखों में घूरता है। अगर कल हर किसी का सच्चाई का तीसरा नेत्र खुल जाए तो यहां पलछिन में खून की नदियां बह निकलेंगी। रतन रुकता है। वह मुझे अपांग देखता है। हर कोई पर्दे में रहकर ही बात करता है रजनी। वह एक जीवन का निचोड़ मेरे सामने रख देता है। तो क्या हम दोनों इस पर्दे के पीछे रह नहीं सकते? सबसे बड़ा निचोड़ जिंदगी का इस उपन्यास का यही है कि यहां पर्दे के पीछे सब कुछ होता है। उंगली उठाने वाले भी होते हैं, और जो इस उंगली का शिकार हो जाता है वो मारा जाता है। जीना है, खून खेल के जियो। कौन रोक सकता है? पति पत्नी हैं, निर्वाह करो खुले दिल से मिलके। कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। परास्त जब होता है जब आपस में विग्रह खड़ा हो जाए, डर बैठ जाए, समाज से डरने वाली बात आ जाए, सत्यानाश हो जाता है। जियो। रतन ये कहता है, जियो, लेट्स लिव, नो प्रॉब्लम। अभी आपको कविता सुनाता हूं। सुंदर कविता आज ही लिखी है आपके लिए और मैं आपको पेश करता हूं। बादल, बिजली, भोर के तारे। बादल, बिजली, भोर के तारे, है कहां मानुषी बेग बता रे। बता बता वो पर्वत श्रेणी, कहां बसे मेरी मृगनैनी। भमरो पूछो फूल से जाकर। भमरो पूछो फूलों से, कहां देखी तुमने मधुबेणी। मैं न जीऊंगा बिन मानुषी के, प्राण बसे जा उर में उसके। अब नहीं जिएंगे, बगैर मानुषी के नहीं जिएंगे। आज के लिए बस इतना ही।